जो बॉर्डर पर 600 किसान शहीद हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और महाराष्ट्र की इस धरती को जो स्वाधीनता संग्राम की एक मजबूत धरती रही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजगुरु और तमाम बड़े बड़े समाज धारकों की छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज की धरती रही है, तो नमन करता हूँ। बातें बहुत हुई हैं, मैं यही कहूँगा कि आप सबका अभिनंदन है इस संवाद यात्रा की तरफ से, जिसमें इन तीनों संगठनों ने कल हमारा करीब करीब कोल्हापुर कल जाना है, तो 2000 किलोमीटर की यात्रा हम कर चुके होंगे और 1 लाख के करीब लोगों से सीधा संवाद किया है। तो इस यात्रा में जो तीनों संगठनों के साथी शामिल रहे उनकी तरफ से आपका अभिनंदन है। और आया था दिल्ली से आपके बीच संवाद पहुंचाने, 27 को भारत बंद करना है। ये जो किसानों की लड़ाई डटी हुई है मोर्चे पर, समाज के हर वर्ग को इसको ताकत देना है, क्योंकि भिन्न भिन्न ढंग से सब पर चोट किया गया है। देश की कंपनियों को बेचा जा रहा है तो रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे जितने लड़कियां हैं सबके सामने अंधेरा है। आप खुद शुगर फैक्ट्री में भी काम करने वाले कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपने उसकी कठिनाइयां भी देखी हैं, झेली हैं। महंगाई रोज बढ़ाई जा रही है, लेकिन जेब की आमदनी नहीं बढ़ रही, आमदनी घट रही और महंगाई बढ़ रही। पेट्रोल और डीजल जो हमसे खरीदते हैं देश, लंका, नेपाल, वो हमसे आधा दाम पर बेचते हैं, हमसे आधी कीमत पर बेचते हैं। तो कई बार सोचता हूँ कहाँ जाकर के ये सिलसिला रुकेगा। रिजर्व बैंक का जो रिजर्व पैसा था उसको निकाल के आप खर्च कर दिए। नोटबंदी के जरिए हर घर से पैसा निकाल करके आपने जमा करवा लिया, वो खत्म हो गया। जो इतने दिन में 70 साल में संस्थान बड़े बहुत मेहनत से किसानों का जमीन अधिग्रहण करके बिल्डिंग बनाने में समय लगा, बहुत सारे स्टाफ की ट्रेनिंग हुई, ऑफिसर्स नियुक्त हुए, मैंने वर्षों में कोई इंस्टीट्यूशन तैयार होता है, उसको आप बेच रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों को बेच करके ये जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि हम मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। मतलब जो मुद्रा का अभाव हुआ है, उस मुद्रा के अभाव को खेत बेच करके हम जमा कर रहे हैं। बाप दादे का सारा खेत बेच दिया और मुंबई में किराए का मकान ले लिया। सब कुछ बेचने के बाद अब खेती बेच रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ लोग जाएंगे। सुदामा जी ने ठीक कहा कि हमें पुराने दौर में लौटाने की कोशिश है। इधर श्रम कानूनों में बदलाव करके आपने जो ऐतिहासिक लड़ाई दुनिया के मजदूरों ने जीती शिकागो से, बहुत खून बहा था। ये लाल झंडा लाल नहीं था और झंडा भी नहीं था। सब लोग उस इतिहास को जानते हैं कि जो पहने हुए थे, ज्यादातर लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं, वहां पर जितना खून बहा, कपड़ा फाड़ करके उसको ऐसे करके लहरा दिया, खून में रंग गया, वही लाल झंडा हो गया। अभी वो दृश्य हरियाणा में दिखाई दिया, एक किसान, सिख किसान, जिसका पूरा उजला कुर्ता उजला पैजामा है और पूरा खून से वो लाल हो गया, वही झंडा। किसानों का बदन खून से लाल किया इस सरकार ने हरियाणा में। ऑफिसर खुलेआम
कहता है कि मार के सर फाड़ दो। ऐसे कैसे बोल सकता है? तो वही मैं कह रहा हूं कि आखिर कहां ले जाना चाहिए। खेत हमारा है लेकिन खेती का अधिकार हमारा नहीं रहेगा, जमीन सब लीज पर दे दी जाएगी, कॉर्पोरेट खेती करेंगे। जो अनाज है, उपज है, उस उपज पर भी प्राइवेट हाथ में दे दे रहे हैं। अनलिमिटेड स्टॉक का उसको छूट दे दे रहे हैं। आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन करके जितना चाहे वो जमा कर ले। प्याज जब हमारा उपजे तो 8 आने और 1 रुपये किलो खरीद ले, उसको लाखों टन स्टॉक कर ले और फिर 125 रुपये किलो उसको बेचे मार्केट में। आलू 125 रुपये बेचे। ये कानून केवल किसान का मामला नहीं है। जो नौकरी करके खाते हैं, शहर में खरीद के खाते हैं, और हर कोई कुछ न कुछ खरीदता है, सबके लिए मामला है। भोजन का बजट बढ़ जाना, जो चावल गेहूं अभी 25-30 रुपये 35 रुपये किलो मिल रहा है, ये अंबानी अडानी के गोदाम में जाने के बाद ये इस रेट में नहीं मिलेगा। वो मॉल के जरिए पैकेट में खूबसूरत पैकेट रहेगा, इसकी गारंटी है। वो 300 रुपये 200 रुपये 250 रुपये किलो मिलेगा। जैसे सरसों तेल का हो गया, अभी ही हो गया। अभी फरमाना है सरकार का कि जो पैकेट में तेल है वही बेचा जाए, जो खुला तेल बेचेंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो ये सीधा सीधी बड़ी कंपनियों के लिए रास्ता है। तो लाखों टन सरसों जमा कर लो, सूरजमुखी जमा कर लो और उसके बाद तेल बना करके बेचो जितना महंगा हो सके। सब तरह की दाल, वो सोयाबीन हो, अरहर हो, चने की दाल हो, सब जमा कर लो और कुछ दाल मोट बना करके, कुछ भुजिया बना करके, कुछ बना करके खूब महंगा रेट पर बेचो। महंगा करो उससे उज्र नहीं है, लेकिन आमदनी भी तो बढ़नी चाहिए। आमदनी करोगे नहीं, उसी पैसे में अब 8 घंटा नहीं 12 घंटा काम करना होगा। पहले आप 4 घंटा अतिरिक्त काम करते थे तो ओवर टाइम मिलता है, अब ओवर टाइम का मामला नहीं है। अब 12 घंटा जो आदमी काम करेगा उसकी क्या हालत होगी। अब साफ रिसर्च आ गया कि अगर 1000 दिन तक आपका नया जन्मा हुआ बच्चा वो कुपोषण का शिकार रहा तो जिंदगी भर के लिए उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता कमजोर हो जाएगी। ये जब तक आता है तो जो गर्भवती औरतें हैं उनको कुपोषण में रखना है। आधी आबादी कुपोषण की शिकार है। उसका बच्चा पैदा होगा तो वो ऑलरेडी कमजोर होगा, उसको फिर 1000 दिन तक अच्छा खाना नहीं मिलना है। तो कैसी पीढ़ी हम बनाना चाहते हैं, कैसी पीढ़ी पैदा करना चाहते हैं। कहते हैं कि विश्व गुरु बनना है, दुनिया में हमको लीड करना है, तो कमजोर नस्ल के जरिए पूरा एक चक्र जो है मुट्ठी भर अमीरों के पक्ष में, बहुत मुट्ठी भर छोटे अमीरों के पक्ष में पूरी पॉलिसी मेकिंग चल रही है और बाकी लोगों को हाथिए पर धकेल देना है, उनको किनारे कर देना। तो कहिए कि फिर से आपको देश को जीतना पड़ेगा। ये लड़ाई चली, आजादी के दौर में ये लड़ाई चली, केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं चल रही थी। अंबेडकर ने गांधी जी से कहा कि आपकी लड़ाई आजादी में, अगर हमारी आजादी का सवाल नहीं है, वो असल में दलित और गरीब के पक्ष में खड़ा होकर के ये बात बोल रहे थे, तो इस आजादी से हमको मतलब नहीं। भगत सिंह ने भी कहा कि अगर ये गोरे अंग्रेज चले जाएं और भूरे अंग्रेजों का राज हो जाए तो आजादी अधूरी रहेगी, आजादी नहीं होगी। फिर लड़ाई जारी रहेगी। तो वैसा ही सीन बन रहा है, वैसा ही सीन बन रहा है।
और अभी तक एक एक आंदोलन को कहिए कि ये तोड़ने में, उसको पीछे हटाने में सफल रहे हैं। किसान आंदोलन डटा हुआ, टिका हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि समाज के हर वर्ग को इसे और ताकत देना है। इस लड़ाई में अब पूरे लोकतंत्र की लड़ाई का मामला जुड़ गया इस किसान आंदोलन। मोदी जी ने इन 3 कानूनों को ला करके एक अच्छा अवसर उपलब्ध किया है। एग्रीकल्चर आपको पहले स्टेट का करके मिला है। महाराष्ट्र के किसान मुंबई जाकर प्रदर्शन करते हैं अपनी सुविधाओं के लिए, सिंचाई के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए। बिहार के किसान पटना में प्रदर्शन करते हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। लेकिन इन 3 कृषि कानूनों के जरिए पूरे हिंदुस्तान के किसानों को और उसके साथ साथ देश भर की जनता को एकजुट होने का अवसर मोदी जी ने दे दिया। ये एक अच्छा, ये बढ़िया। वो देश को तोड़ रहे हैं और हम देश को जोड़ रहे हैं। वो सांप्रदायिकता के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर बराबर नफरत का बीज बो रहे हैं। रोज रोज खंड खंड देश को कर रहे हैं। संविधान में लिखा कि हमारा स्ट्रक्चर फेडरल होगा। हिंदुस्तान जितनी विविधता वाला देश है, ये पूरा यूरोप है अपने आप में। हम कन्नड़ नहीं जानते, कोई मराठी नहीं जानता, कोई बंगाली नहीं जानता, कोई हिंदी नहीं जानता, कोई तमिल नहीं जानता, और वो सब एक साथ हैं। तो इस देश को अगर साधना है, एक रखना है, तो जो कहते हैं कि विविधता में ही हमारी एकता, यही हमारी ताकत है। और यह सरकार जब से आई है तो पूरे को एकीकृत करने में लगी है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इस स्टाइल पर बढ़ाने की कोशिश चल रही है और इससे देश बिखर रहा, भीतर से टूट रहा। देश के मुसलमानों को लगभग अलगाव में डाल दिया गया है कि तुम्हारा देश नहीं। आजादी की लड़ाई से लेकर के पूरा आप लिटरेचर पढ़ लीजिए, भिन्न भिन्न चीजों को पढ़ लीजिए। एक बड़ा योगदान देश निर्माण में बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े शायर हुए, बड़े बड़े कवि हुए, बड़े बड़े अभिनेता हुए, बड़े बड़े डायरेक्टर हुए, बड़े बड़े गीतकार हुए। तो वो भिन्न भिन्न स्तर पर देश को कमजोर करना है। भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जितना तोड़ सके, क्योंकि जितना वो तोड़ेंगे ये देश के संसाधनों को बेचने में उतना ही उनको सहूलियत होगी। अंबानी अडानी का राज बनाने में उतनी ही उनको सहूलियत होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसान आंदोलन फिर से एक देश निर्माण की लड़ाई लड़ रहा है। और हमने कहा कि मोदी जी अगर इन 3 कानूनों की वापसी नहीं होगी तो हम तो संकल्पित हैं। उस संकल्प को सुखदर्शन सिंह नट ने यहाँ कहा कि हमारे बुजुर्गों ने जो मोर्चे पर 80 साल तक के बुजुर्ग डेरा डाले हुए हैं कि या तो कानूनों की वापसी होगी, जीत के लौटेंगे या मर के लौटेंगे। और हम एक तीसरी बात बोल रहे हैं कि अगर हमें 24 तक लड़ना पड़ गया तो उसके लिए भी हम तैयार हैं कि 24 तक लड़ाई चलेगी। और तब नारा होगा देश में भाजपा मुक्त, आरएसएस मुक्त भारत निर्माण का। इस वायरस को, जो कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है, इस वायरस को इस देश से खत्म करें। इस देश में इसकी जगह नहीं, इसको इस देश का हटा। तो हम संवाद करने आए थे आपसे और आपका संवाद लेके भी हम जा रहे हैं। जिस तरह से साकरी में और भिन्न जगह 10-10 हजार से ज्यादा लोगों की, आदिवासियों की, जंगल से आए हुए लोगों की सभाएं हुई हैं और जितनी जानकारियां हैं उनके पास, गांव तक इतनी बात पहुंची हुई है बॉर्डर किसान आंदोलन की, तो हम एक विश्वास के साथ लौट रहे हैं
कि किसान आंदोलन का, आजादी के आंदोलन का गढ़ रहा महाराष्ट्र जाग चुका है। इस आंदोलन की लड़ाई में वो देश के साथ मजबूती के साथ न सिर्फ खड़ा है बल्कि उसकी अगुवाई के लिए तैयार है। ये संदेश लेकर के हम जा रहे हैं। इसलिए आपसे कहना है, आप जागरूक पहले से ही संघर्ष में हैं, भिन्न रूपों में, अपने यूनियन बना करके भिन्न चीजों में इस लड़ाई में थोड़ा और ताकत दीजिए और भारत बंद से ये संदेश निकले। अभी समय भी है, जितने व्हाट्सएप ग्रुप आपके हैं, जितने तरह के संगठन हैं, बुद्धिजीवी हैं, बात हो और लोकतंत्र और न्याय की इस लड़ाई को जीता जाए। इस बंद के जरिए पूरे हिंदुस्तान से एक संदेश जाए कि मोदी जी अब भी वक्त है संभलने का। पूरा देश बंद करके आपको ये संदेश दे रहा है। मैं आपके माध्यम से तमाम जो ट्रेडर्स के ऑर्गेनाइजेशन हैं, तमाम ट्रांसपोर्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन हैं, सेवा कर्मी हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, स्कूल जाने वाले विद्यार्थी हैं, वैसे तो वो बंद है लेकिन फिर भी उन सबसे अपील है कि आप भारत बंद को सफल करें। दुकानदार भाइयों से अपील है, एक दिन एकजुट होकर के इस मोदी सरकार की जो कॉरपोरेट परस्त नीतियां हैं, जनता के विरोध में लगातार नीतियां बन रही हैं, इसको रोक देने के लिए एक दिन एकजुट होकर के नारा हम दें। तो मेरा यही दरखास्त आपसे है। समय बहुत हमारे पास कम बच रहा है भारत बंद का, और केवल भारत बंद नहीं, आगे भी थोड़ा किसान आंदोलन को फिर से खड़ा करने में यही प्रदेश है जहां से लाभकारी कीमत का आंदोलन शुरू हुआ है। लेकिन नीतियां हमारे उल्टी बनती चली गई। 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की। महाराष्ट्र सुसाइड वाला स्टेट दिया है। भूखमरी से मौत का भी तांडव यहाँ हुआ है। हम आए थे 25 साल पहले यवतमाल वगैरह में भूखमरी से जांच के लिए भी, तो वो सारा सीने में दर्द जमा है। वो सबको बटोर करके इस किसान आंदोलन का साथ दे करके फासिस्ट सरकार को पराजित करना है और न्याय और हक की लड़ाई को जीतना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे सुना। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।